नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज बाजार की होगी, एक ऐसे बाजार की जिसमें हर कुछ बिकने बेचने की स्थिति में हर कोई तैयार क्यों हो जाता है। मसला चाहे इंटरनेट का हो, चाहे दाल भात का हो, मसला चाहे सियासत का हो, राजनीति का हो, संसद से पहले जुमा पे बाजार क्यों आ जाता है। राज्यसभा चुनाव के वक्त हर किसी ने देख लिया। लेकिन बहरहाल शुरुआत करते हैं। दो खबर आज सुबह से ही रेंग रही थी। पहली, बगदादी मारा गया। आईएसआईएस का मुखिया बगदादी मारा गया। पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जलकटलों का बाजार लगातार गर्म है। माल्या भगौड़ा घोषित हो गए। माल्या कहां पर हैं, किस रूप में है, हर कोई जानता है, लेकिन कानूनी तौर पर, दस्तावेजी तौर पर माल्या भगौड़ा है और बगदादी मारा गया, यह भी अटकलें हैं। बहरहाल इन सब से आगे निकलिए और आइए देश के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए। इस देश के भीतर बाजार शब्द वाकई संसद पर भारी क्यों पड़ जाता है और यह सवाल क्यों निकल कर आता है कि बाजार शब्द आते ही हर कोई इस घेरे में। आज हम आपको पहले दिखलाते हैं। दरअसल दुनिया अगर बदल रही है तो हिंदुस्तान भी बदल रहा है, भारत भी बदल रहा है। जो कल्पना आज़ादी के बाद की नहीं गई होगी, उस वक्त तो खेती की बात होती थी, उद्योगों की बात होती थी, उत्पादन की बात होती थी, मजदूरों की बात होती थी, किसानों की बात होती थी। अब एक नए तरीके का बिजनेस दुनिया में चल पड़ा और भारत अव्वल है। किस बिजनेस का जिक्र हम कर रहे हैं? भारत अव्वल है, लेकिन भारत कहीं नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सोचिए मत, सुन लीजिए। ये 9,85,000 करोड़ है, जीडीपी का 7%। और इतनी बड़ी रकम का बाजार ना कोई उत्पादन करता है, ना ही कोई बड़ा रोजगार देता है। ये खेल इंटरनेट इकोनॉमी का है, जो कि दुनिया के किसी विकसित देश से कहीं ज्यादा तेजी से भारत में फल फूल रहा है। और अगले लोकसभा चुनाव तक ये 150 बिलियन पार कर जाएगा, यानी 10 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा। और इस खेल में भी भारत के बाजार पर और कोई नहीं बल्कि अमेरिका और चीन का ही कब्जा होगा। और इस खेल में युवा भारत के युवाओं का योगदान कुछ होगा भी, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि इंटरनेट के घोड़े पर सवार होकर दुनिया की जितनी नामी गिरामी कंपनियां भारत में झंडे गाड़ रही है, उनमें भारतीय कंपनियां कोई नहीं। तो सोचना प्रधानमंत्री मोदी को ही होगा। विदेशी नामों के बीच देसी नाम क्यों नहीं उभर पा रहे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब भारत के बड़े बाजार पर उन कंपनियों की गिद्ध दृष्टि लग गई है जो अभी तक यहां से दूर थी। चीन की अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग अब भारत में स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के लिए तैयार है। तो अमेजॉन भारत में रिटेल सेक्टर को हाइब्रिड मॉडल चाहता है, यानी कंपनी अपना माल भी बेचे और दूसरी कंपनियों का प्लेटफॉर्म भी बने। लेकिन चीन की अलीबाबा तो भारत में ऑनलाइन रिटेल सेक्टर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली कंपनियों को अब खरीदने की दिशा में बढ़ रही है, या फिर पैसा लगाने की योजना पर काम भी शुरू कर चुकी है। यानी जो चीन एनएसजी सदस्यता में भारत के लिए सबसे बड़ी रुकावट है और जिसके हैकर भारतीय सुरक्षा ठिकानों पर रोजाना हमले कर रहे हैं, उसी चीन की अलीबाबा भारत से मुनाफा कमाएगी। क्योंकि देशी स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए और स्टार्टअप में वेंचर फंडिंग करने वाले लगातार कम हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां वेंचर फंडिंग के लिए जूझ रही है, तो छोटे स्टार्टअप को पैसा कैसे मिले? ऐसे में अलीबाबा का स्वागत सब करेंगे ही। तो दूसरी तरफ एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत अमेरिका के भरोसे ज्यादा हो चला है, तो अमेरिकी कंपनी अमेजॉन भारत के भरोसे ज्यादा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेजॉन ने मोदी को लुभाने के लिए 200 अरब रुपए से निवेश बढ़ाकर तकरीबन 333 अरब रुपए करने का ऐलान किया। और सच यही कि भारत के इंटरनेट इकोनॉमी ने अमेजॉन को ऑक्सीजन दिया है। क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कहीं कमाई अमेजॉन की हो रही है तो वो भारत में। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन को पीछे छोड़ अमेजॉन ने सबसे ज्यादा $10 बिलियन की बिक्री भारत में की है। तो भारत के आश्रय अमेरिकी अमेजॉन चीन की अलीबाबा को पटकनी दे सकता है, लेकिन इसके लिए अमेजॉन सरकार से लॉबिंग करने में भी नहीं झक रही। लेकिन सवाल तो अलीबाबा या अमेजॉन का नहीं, बल्कि सवाल तो रोजगार का है, इंटरनेट इकोनॉमी का है। क्योंकि फेसबुक से लेकर अमेजॉन और गूगल तक भारत के बाजार पर नजरें गड़ाए हैं, लेकिन रोजगार कोई नहीं दे पा रहा। अमेजॉन ने खुद माना कि उसने सिर्फ 40,000 लोगों को रोजगार दिया। यानी भारत की मुश्किल यह है कि इकोनॉमी फल फूल रही है, लेकिन लाभ भारत से कहीं ज्यादा चीन, अमेरिका सरीखी देशों में ही लगातार जा रहा है। दरअसल गजब का शब्द है बाजार। एक तरफ पैसा ही पैसा और दूसरी तरफ याद कीजिए 16 बरस पहले
छत्तीसगढ़ बना। कहा गया धान का कटोरा है, लेकिन धान के कटोरे के भीतर आज अगर कुछ भी नहीं है तो इस इंटरनेट इकोनॉमी से निकल कर आइए भात दाल। जी, भात चावल को कहते हैं और दाल आप समझ ही गए। इस बात का जिक्र क्यों, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये नजारा रायपुर के कलेक्टर कार्यालय का है। एक वक्त यहां भरपेट भोजन के लिए दाल भात केंद्रों में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था। उन्हें मात्र 5 रुपए में गर्मा गर्म दाल और चावल मिल जाती थी, वह भी भरपेट। लेकिन अब रोजाना उन्हें या तो अपनी भूख ही मारनी पड़ती है या फिर भरपेट भोजन के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि अनाज की बढ़ती कीमतों ने दाल भात केंद्रों के संचालन को ठप कर दिया और अब इन जगहों पर सिर्फ ताले लटकते हैं, क्योंकि दाल की कीमतें आसमान छू रही है। राहत मिलता था, बहुत अच्छा राहत मिलता था। आज तो मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है, भूखे रहना पड़ रहा है। लोप लुहावन पर वादे किए थे लोगों को कि दाल भात खिलाएंगे सस्ते में ऐसे करके, तो वो तो चल ही नहीं पा रहा है। अब गरीब लोग भूखे पेट रह पा रहे हैं बेचारे लोग। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ही दाल भात खाने खिलाने के लाले पड़ जाएंगे, या किसने सोचा होगा। लेकिन एक के बाद एक बंद होते अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर छत्तीसगढ़ में अब यही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वाकई अब रमन सरकार आम लोगों को दाल भात खिलाने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि 2010 में तो बड़े जोर शोर से समूचे राज्य में 5 रुपए में भरपेट दाल भात खिलाने के नारे के साथ 200 अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर खोले गए। हमने तो उनको राहत देने की योजना बनाई है, जिसमें बीपीएल प्लस गरीब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 75% आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा में जोड़ा है। राज्य के हर जिले को देख लीजिए। रायपुर में 24 सेंटर, सरगुजा में 22 सेंटर, बिलासपुर में 21, दुर्ग में 18, रायगढ़ में 11, कांकेर में 9, जांजगीर में 7, जशपुर में 6, कोरबा, राजनांदगांव, कवर्धा, कोरिया, धमतरी में 5-5 सेंटर, तो बस्तर में 4, महासमुंद में 3, दंतेवाड़ा में 2 और अब हर सेंटर बंद, क्योंकि 5 रुपए में भात यानी चावल तो दिया जा सकता है, लेकिन दाल कौन देगा। और जिस वक्त दाल भात सेंटर खुला तब दाल की कीमत तो खुले बाजार में 60 रुपए थी और आज तो ये खुले बाजार में 200 रुपए है। और उस वक्त तो फूड सिक्योरिटी के तहत 5 रुपए किलो दाल मिल जाती थी, अब तो मिलती ही नहीं। यानी पहले दाल भात केंद्रों को सरकार पीडीएस सिस्टम के जरिए रियायती दरों पर अनाज मुहैया करा देती थी, लेकिन अब कुछ नहीं सिवाय ताले के। जनता महंगाई की मार्ग से दबी जा रही है। जनता के लिए कोई बात नहीं होगी, खाली बात होगी विकास की, विकास की, विकास की। वो कौन सा विकास है ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। यानी महंगाई की ऐसी मार कि राज्य सरकार भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि ताले तोड़कर वह दोबारा सेंटर को शुरू कर दे। ऐसे में गरीबों का हाल यही कि वो टकटकी लगाए ऐसे सेंटर की तरफ सिर्फ देखते रहते हैं, और इनकी आबादी 1-2 नहीं, 1-2 लाख भी नहीं, बल्कि तकरीबन 90 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक की है। दाल भात खाओ मुख्यमंत्री रमन सिंह के गुण गाओ। इन केंद्रों को खोला ही इसीलिए गया था, लेकिन अब इनके बंद हो जाने का सीधा असर गरीबों के जेबों पर पड़ा है। अब उन्हें भरपेट भोजन के लिए न केवल मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, बल्कि यहाँ वहाँ भटकना भी पड़ रहा है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। वाकई सवाल मुश्किल है। 9,85,000 और एक तरफ 5 रुपए। चलिए इन दोनों से आगे निकलते हैं। इस देश में चर्चा किस बात को लेकर होती है, निगाहें किस दिशा में जाती हैं? राजनेताओं की तरफ, मुख्यमंत्रियों की तरफ, विधायकों की तरफ। तो आइए यह भी परख लीजिए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है कि दरअसल विधायक है तो इसे लाभ का पद दे दिया जाए। गुजरात में 5 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, राजस्थान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, नागालैंड में 24 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पंजाब में 25 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पौंडीचेरी में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, हरियाणा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वेस्ट बंगाल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। उनको क्यों नहीं हटाते? और जो दूसरे राज्यों के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे वाले फ्री में काम कर रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, और उसके बावजूद भी हमारे वालों के पीछे पड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। एक्स्ट्रा रेन्यूमरेशन चाहिए, लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, अलग से कमरा और घर चाहिए। ये सेवा है?
मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं, अरविंद जी ये सेवा है या मेवा है, ये आप बताइए। कैसे 21 विधायकों को मंत्री तुल्य सुविधाएं, मंत्री जैसे सुविधाएं देने के लिए इस बिल को जिस पार्टी का ने अपना नाम आम आदमी की पार्टी रखा हुआ है वो पास कर रही थी, तो यह बिल तो रिजेक्ट होना ही था। हमें बहुत खुशी है कि नैतिकता के आधार पर भी ये गलत है। आइए, नैतिकता का जिक्र हुआ है तो देख लिया जाए पूरे देश का हाल क्या है। तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इसमें कांग्रेस के सीएम भी हैं और बीजेपी के सीएम भी। तीसरे मोर्चे की राजनीति करने वाले कद्दावर नेता जो सीएम बन चुके हैं उनकी भी तस्वीर, और अलग लकीर खींचने की बेताबी दिखाने वाले केजरीवाल की भी तस्वीर, यानी सभी एक कतार में। तो किस पर दाग नहीं है, यह सवाल इन 10 राज्यों के करीब 100 विधायकों के ऑफिस ऑन प्रॉफिट के दायरे में आने से कहीं ज्यादा साफ हो जाता है। जाहिर है, जब सभी कटघरे में तो आवाज कौन कैसे उठाएगा, यही राजनीति है जो दिलचस्प है। मोदी जी कहते हैं सोनिया गांधी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही बिकॉज उनको हार पच नहीं रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, आपको दिल्ली की हार नहीं पच रही है। चुनाव आयोग 21 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने वाला है, चोरी पकड़ी गई है। अब अगर चुनाव आयोग करेगा तो रोने का बहाना भी नहीं है। बहाना बनाने के लिए अब इसके अंदर केंद्र सरकार लाई जा रही है, एलजी लाए जा रहे हैं। तो केजरीवाल के निशाने पर पीएम है और कभी केजरीवाल के साथ रहे योगेंद्र यादव के निशाने पर केजरीवाल की ईमानदारी। लेकिन तस्वीर दिल्ली में नहीं रुकती। मोदी की राजनीतिक प्रयोगशाला गुजरात में 5 संसदीय सचिव हैं। वासन भाई अहिर, रणछोड़ देसाई, भरत सिंह डाबी, श्याम सिंह चौहान और जेठा सोलंकी। देखिए, दिल्ली जो है ना वो फुल स्टेट नहीं है। दिल्ली का मालिक आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इतने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर को अपने हिसाब से 10% की जो है सूचना कि जो राज्य की एमएलए की संख्या है उसके 10% आप मंत्री बनाइए। तो 10% के 50 आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बना सकते। उसका एक लेवल होना चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए। तो क्या गुजरात को क्लीन चिट मिल गई? अगर ऐसा है तो राजस्थान का हाल देख लीजिए। जब यहाँ कांग्रेस यानी अशोक गहलोत की सरकार थी तब 13 विधायकों को ऑफिस ऑन प्रॉफिट की कुर्सी पर बैठा दिया गया, और अब बीजेपी की सरकार है यानी वसुंधरा राजे सीएम है तो 5 विधायकों को ऑफिस ऑन प्रॉफिट की कुर्सी मिल गई। तब विरोध बीजेपी ने किया, अब कांग्रेस कर रही है। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार ने अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए 27 मंत्रियों के अलावा 13 संसदीय सचिव बनाए थे। दूसरी तरफ वसुंधरा सरकार आई तो 5 संसदीय सचिव ये भी बना दी हैं। इस मामले में जब हमने कांग्रेस से बात करने की कोशिश की तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा बड़े नेताओं से पूछिए। यानी कांग्रेस और बीजेपी के लिए दिल्ली की राजनीति के मायने अलग हैं और राजस्थान के अलग। लेकिन सवाल सिर्फ गुजरात राजस्थान भर का नहीं, फेरिस्त में तो ममता बनर्जी भी है जिन्होंने 13 विधायकों को लाभ का पद दे दिया, और कर्नाटक के कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया भी हैं जिन्होंने 10 विधायकों को लाभ का पद दे दिया। तो कौन सा दाग कब कहां कैसे फिट बैठता है, शायद सियासत इसी का नाम है। कहें तो बाजार इसी का नाम है, और ये बाजार सिर्फ किसी देश के भीतर अलग अलग स्थितियों में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी होता है। एनएसजी का सदस्य भारत बने ना बने, चीन जिस रूप में खड़ा है ऐसे में भारत कुछ ढील दे रहा है। एक तरफ सीमा को लेकर कहता है कि हमने वहां से भगा दी चीनी सेना, लेकिन आइए अंदरूनी तौर पर भी कुछ स्थितियों को परखें, खेल हो क्या रहा है। एनएसजी में भारत की सदस्यता के बीच चीन कुछ इस तरीके से आकर खड़ा हो गया है कि भारत चीन को लेकर तो नरम पड़ रहा है, लेकिन चीन भारत की सदस्यता के खिलाफ अड़ा हुआ है। एक तरफ चीन कह रहा है कि एनएसजी में भारत की सदस्यता से पाकिस्तान के साथ टकराव बढ़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही पारंपरिक विरोधी हैं। इससे क्षेत्र में असंतुलन होगा क्योंकि भारत मजबूत होगा, और चूंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं तो न्यूक्लियर रेस की शुरुआत इस क्षेत्र में हो जाएगी और अंततः परमाणु टकराव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में भारत चाहता है कि चीन मान जाए, तो भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए नरमी बरतनी शुरू कर दी है। वीजा देने के सुरक्षा नियमों में ढिलाई दे दी है। टूरिस्टों और कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले चीनी नागरिकों को अब जरूरी सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। चीन की 21 कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई है और पीआरसी नियम भी खत्म कर दिए गए हैं। यानी भारत को लग रहा है कि चीन के साथ संबंधों के नए रास्ते खोलने से एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध चीन नहीं करेगा। इसीलिए भारत ने अब चीन के नाविकों तक को बंदरगाह वाले शहर में घूमने की अनुमति दे दी है। यानी चीन का जहाज लेकर कोई नाविक अगर भारत के किसी बंदरगाह शहर पर पहुंचता है तो वह वहां जहाज छोड़कर शहर में घूम सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ चीन का मानना है कि भारत को अगर सदस्यता दे दी जाती है तो एशिया में सुरक्षा बैलेंस डगमगा जाएगा और चीन के राष्ट्रीय हित भी खतरे में पड़ जाएंगे। यानी चीन भारत की सदस्यता के खिलाफ अड़ा हुआ है। लेकिन माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरी प्रयास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में ही करेंगे। और यह भी संयोग है कि जिस दिन सियोल में एनएसजी की बैठक है उसी दिन ताशकंद में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है और ताशकंद की बैठक में नवाज शरीफ भी पहुंचेंगे। यानी सियोल में होने वाली एनएसजी की बैठक का सबसे बड़ा सच यही कि 48 सदस्य देशों में से कोई भी अगर विरोध करता है तो भारत को सदस्यता नहीं मिलेगी। लेकिन जाहिर है कि हमें अपनी हिफाजत तो करना है। वो हिंदुस्तान की, जैसे मैंने अमेरिका के अपने प्रायोरिटीज़ हैं और जाहिर है कि वो उनकी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक जो कोऑपरेशन करना चाहते हैं उसे तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन हमें अपना जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। और चीन लगातार अड़ा हुआ है कि जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए उन्हें सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच चीन को लेकर रुख कड़ा भी है। भद्रक में यानी उड़ीसा के भद्रक में जहां पर मिसाइलों का परीक्षण होता है वहां पर चीनी नागरिक काम कर रहे थे, बिजनेस वीजा पर आए थे, काम के वीजा पर नहीं आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए नोटिस दे दिया गया है। गत सप्ताह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एमएचए रु गोटे चिठी आसला जे 10 जन चाइनीज नेशनल गोटे थाई कंपनी अंडर रे धामरा पोर्ट रे काम करछंती। तांकू जो प्रोसीजर अच्छी तो प्रोसीजर फॉलो करी जीवाई इंस्ट्रक्शन देवाई से मैंने हमको एडवाइस कर इमीडिएटली एसपी भद्रक जी होती एफआरओ तांकू एवं डायरेक्टर इंटेलिजेंस को खबर दिया बर्तमान मु बुझुली से डायरेक्टर इंटेलिजेंस वेरीफाई कर सारे 10 जन ना 8 जन अच्छा।